हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं और वीडियो को शुरू कर दिए हैं देखना, तो जब तक वीडियो ख़त्म ना हो जाए तब तक इस वीडियो को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं जो 7 मार्च को आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि कल। उसके लिए केवल एग्ज़ाम में आने वाले सवाल। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड बोर्ड का जो हिंदी और साइंस का एग्ज़ाम था उसको कैंसिल किया गया था। तो फिर से उसको कल यानी कि 7 तारीख को लेने का बात है और लिया भी जाएगा 7 मार्च को, ठीक है? और इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए केवल आप एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बताते हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और उसको समझाते भी हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जो आपके दिल को छू गई हो। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि माता का आंचल जो पाठ है उसमें कौन कौन से ऐसा प्रसंग, कौन कौन से ऐसा घटना आया है, ठीक है ना? जो आपके दिल को छू गई हो उसका उल्लेख करना है, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 2019 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेक बोर्ड में। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर कह रहा है इस पाठ में निम्नलिखित प्रसंग ऐसे हैं जो हमारे दिल को छू लेते हैं, ठीक है ना? कौन कौन सा प्रसंग है चलिए देखते हैं। पहला प्रसंग है बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो इस चैप्टर में अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ते हैं, तो वो भी हमारे दिल को वो बात छू लेता है। ख में लिखे हैं, क्या लिखे? शिथिल होकर, ठीक है ना? शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना। देखिए, शिथिल मतलब स्थिर होकर, ठीक है ना? स्थिर होकर बच्चे को बल को बढ़ावा देना ही हम लोगों के दिल को छूता है। 3 नंबर क्या लिखे? ग नंबर में पछाड़ खाकर गिर जाना, ठीक है ना? पछाड़ मतलब जब आप पीछे चल रहे हैं तो फिर कभी पछाड़ खाकर यानी कि झटका खाकर या ठेस कर गिर जाना, ठीक है? चलिए, घ में क्या है? बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना, ठीक है? और पिता का इसमें प्रसन्न होना। देखिए, बच्चे क्या करते हैं? जो पिता रहते हैं उसके मूंछ खींचते हैं, ठीक है ना? तो इसके विपरीत में जो विपरीत होना चाहिए, उसके पिताजी को गुस्सा होना चाहिए, लेकिन उसके पिताजी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना? तो ये सब सारे घटना हमारे दिल को छू लेती है, ठीक है? जो इस पाठ में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर, जो देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है और 23 में भी पूछा है, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है आप देख सकते हैं। गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? देखिए, गंगटोक जो है उसको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सो आंसर में पता चलेगा आपको। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ के लोग मेहनती और संघर्षशील होते हैं। गंगटोक एक पर्वतीय शहर है और यहाँ की ज़िंदगी बहुत कठिन है। इसके बावजूद यहाँ के लोग कड़ी मेहनत करके अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। देखिए, इसके आंसर में लिखा गया है कि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं। क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, ठीक है ना? और संघर्षशील यानी कि प्रयत्नशील होते हैं, हमेशा संघर्ष करते हैं, हमेशा मेहनत करते हैं, ठीक है? फिर क्यों क्या लिखा है? तो गंगटोक जो है पर्वतीय शहर है, ठीक है ना? और यहाँ का जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा कठिन होता है। साथ ही साथ इतना ज़्यादा कठिन होने के बावजूद यहाँ के जो लोग हैं कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है ना? और अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरी नहीं करने के बावजूद भी मेहनत से पूरी करते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, ठीक है? देखिए, इस तरह से बहुत सारा कारण है जिसके कारण गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो लक्ष्मण के वीर योद्धा की क्या-क्या विशेषताएं बताई गई हैं? देखिए, लक्ष्मण जो है वो वीर योद्धा है, ठीक है? तो क्या-क्या उसका विशेषता बताया गया है उसका क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना? कि लक्ष्मण वीर योद्धा कैसे है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है लक्ष्मण के वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई गई है, ठीक है ना? लक्ष्मण का जो है योद्धा है और उसका विशेषता निम्नलिखित है। चलिए, क नंबर क्या है? वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरता पूर्ण कार्य स्वयं वीरों को बखान करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि जो वीर पुरुष होते हैं वो अपनी वीरता का यानी कि अपने महानता का अपना बखान नहीं करते, मतलब बताते नहीं है, तारीफ नहीं करते हैं कि मेरे पास इतना ताकत है, हम इतना ज़्यादा वीर है, ठीक है ना?
अपितु इसके विपरीत क्या होता है? तो वीरता पूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करता है। मतलब वीरतापूर्ण कार्य जो होता है, वीरतापूर्ण कार्य, ठीक है ना, उसी से वीरों का बखान होता है। मतलब वीरतापूर्ण जो कार्य होता है उसी से वीर का पता चलता है, ठीक है ना, कि कितना ज़्यादा वीरता का गुण है उसमें। ख में क्या लिखें? वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। देखिए, जो वीर पुरुष होते हैं वो स्वयं पर यानी कि अपने आप पर कभी भी अभिमान नहीं करते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है? वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष होते हैं वो धैर्यवान होते हैं और क्षोभ रहित होते हैं, ठीक है। चलिए अगला ग नंबर क्या लिखें? वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि वीर पुरुष जो होते हैं वो किसी को गलत नहीं बताते हैं, कभी भी गलत नहीं संदेश देते हैं और नहीं कभी गलत शब्द का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं। स्किप नहीं कीजिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जब सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यानी कि ऊपरी हिस्सा पर पहुंचकर जब व्यक्ति लड़खड़ाने लगते हैं तो उसके जो सहयोगी होते हैं यानी कि उसके जो सहपाठी होते हैं वो किस प्रकार से उसको संभालते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2014 और 23 में आ चुका है जैक बोर्ड के। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर को अच्छे से देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर लड़खड़ाता है तो उसके सहयोगी उसे निम्नलिखित तरीकों से संभालते हैं, ठीक है ना। क्या क्या तरीका है उसे संभालने का, चलिए देखते हैं। क नंबर, उसे साहस और हौसला देकर प्रेरित करना, ठीक है ना। देखिए जब भी वो चरम शिखर पर पहुंचकर लड़खड़ाने लगते हैं तो उसके जो सहयोगी होते हैं वो उसे साहस देते हैं और हौसला देते हैं। तो देखिए ख नंबर में क्या है? उसकी खोई हुई आत्मशक्ति को इकट्ठा करके फिर से उठने की हिम्मत देना। देखिए कोई व्यक्ति अगर सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के बाद उसका आत्मशक्ति खो गया है, ठीक है ना, तो उसका शक्ति को इकट्ठा किया जाता है और उसे हिम्मत दिया जाता है जिससे वो आगे बढ़े, ठीक है। उसके दोस्तों के द्वारा, उसके सहपाठियों के द्वारा, सहेलियों के द्वारा। फिर चलिए अगला है ग नंबर, क्या है? उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। देखिए जो व्यक्ति सही मार्ग पर नहीं जा रहा है, लड़खड़ा करके इधर उधर जा रहा है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के बाद उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना, बताना कि क्या सही मार्ग में चलने से आप सही जगह पर पहुंचोगे और गलत मार्गों का कहीं ना कहीं उनका बुराई करके और सही मार्ग के प्रति आकर्षित करना, ठीक है। चलिए घ में क्या दिया है? उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश करना। देखिए जो व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंच गया है और उससे कुछ चीज़ों का कमी हो रहा है जिससे वो और भी लड़खड़ा सकता है, तो उस कमी को पूरा किया जाता है उसके सहपाठियों द्वारा, ठीक है, उसके दोस्तों द्वारा, ठीक है, उसके किसके द्वारा? तो उसके सहयोगी द्वारा, ठीक है। चलिए अगला नंबर में क्या दिया हुआ है? तो अगला में दिया है उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश करना। फिर है उसकी थकान में हाथ बटाना। जब वो व्यक्ति थक जाता है तो उसके थकान में हाथ बटाना, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पांचवा नंबर। 2014 में भी आया है, 17 में भी आया, 19 में भी आया, 23 में आया, ठीक है ना। 14 में आया, 15-16 छोड़ा, 17 आया, 19 में आया, 20-21 छोड़ा और 22 भी छोड़ा, 23 में आया, ठीक है ना। अब 24 में छोड़ दिया, 25 में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, ठीक है। बच्चा का जो मुस्कान होता है और एक जो बड़ा व्यक्ति का जो मुस्कान होता है, दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है बच्चों की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। क्या क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। देखिए बोल रहा है बच्चे की मुस्कान स्वाभाविक और निष्कपट होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अनुभव और जीवन की जटिलताएं झलकती हैं। देखिए जो बच्चे की मुस्कान होती है वो स्वाभाविक होती है, मतलब कि अपने आप होती है। अगर वो बच्चा मुस्कुरा रहा है तो वो मुस्कान उसका नेचुरल है, मतलब वो जानबूझ के नहीं मुस्कुरा रहा है, वो सच में उसको मुस्कुराहट आ रहा है, सच में उसको हंसी आ रहा है, सच में वो खुश है, ठीक है ना। और निष्कपट होती है यानी कि कोई कपट, कोई छल, कोई दुख नहीं होता है, ठीक है। जबकि जो बड़ा व्यक्ति का मुस्कान होता है वो अनुभव और जीवन की जटिलताएं झलकती है। देखिए बड़ा व्यक्ति जब भी मुस्कुराता है तो उसको अनुभव होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है कि कहाँ पर, किस जगह पर, किस व्यक्ति के सामने हमको मुस्कुराना है, ठीक है। साथ साथ जीवन का जटिलता के होने के बाद भी वो मुस्कुराते रहता है, क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति होता है वो समझता है कि कहाँ पर हम लोगों को मुस्कुराना चाहिए, कहाँ पर नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार
तो इस प्रकार से जो बड़े व्यक्ति का जो मुस्कान है वो एक तरह से झूठी मुस्कान होती है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, बच्चे की मुस्कान, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, ये रहा आपका आंसर। बच्चे की मुस्कान में मासूमियत और सच्चाई होती है, ठीक है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में कभी कभी स्वार्थ, दिखावा या सामाजिक दबाव भी हो सकता है। देखिए, जो बच्चा का मुस्कान होता है वो मासूमियत होता है, यानी कि सच का होता है, और सच्चाई भी यहाँ पे तो लिखा ही है, ठीक है ना। और मासूम मतलब मासूम होता है, ठीक है। लेकिन बड़ा व्यक्ति का जो मुस्कान होता है वो कभी कभी स्वार्थ यानी अपना फायदा के लिए भी हो सकता है, जो मुस्कुरा रहा है, या दिखावा के लिए भी हो सकता है, या सामाजिक दबाव से संबंधित भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 5 नंबर का भी क्वेश्चन देख लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थक गए हैं तो 5 मिनट आप वेस्ट कर लीजिए, 2 मिनट रेस्ट कर लीजिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखे बिना कहीं मत जाइए, दूसरा वीडियो में जाना ही नहीं तो आप भटक जाइएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग फिर फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कितना नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को परेशान करते थे। ये क्वेश्चन देखिए, बोला है कि काशी में कौन कौन सा ऐसा बदलाव हो रहा था जिससे बिस्मिल्लाह खान काफ़ी ज़्यादा परेशान में थे, ठीक है ना। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2011 और 23 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर कहता है, काशी में हो रहे निम्नलिखित परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को परेशान करते थे। देखिए, काशी में बहुत सारा ऐसा परिवर्तन हो रहा था जिससे बिस्मिल्लाह खान परेशान थे। क नंबर में क्या लिखा है, आप देख सकते हैं, काशी की संस्कृति, धरोहर और परंपराएं तेजी से बदल रही थी। देखिए, काशी का जो सांस्कृतिक धरोहर है, साथ ही साथ उसका जो परंपराएं वहाँ की, वो तेजी से बदल रहा था, ठीक है ना, जो बिस्मिल्लाह खान को अच्छा नहीं लग रहा था, जिससे बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। ये तो हो गया क नंबर। अब देखिए ख नंबर देखते हैं क्या है। तो इस ख नंबर में है कि आधुनिकता के प्रभाव से काशी की पुरानी संस्कृति, संगीत और धार्मिक परंपराएं कमजोर हो रही थी। देखिए, आधुनिकता का जो प्रभाव है, ठीक है ना, यानी कि जो नया जीवन का प्रभाव है, उससे काशी का जो पुराना संस्कृति था, पुराना पुराना संगीत था और धार्मिक परंपराएं था, वो कमजोर हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, जिससे बिस्मिल्लाह खान को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब देखिए ग नंबर देखते हैं क्या है। संगीत, साहित्य और आदर की परंपराओं में बदलाव आ गया था। देखिए, संगीत यानी कि गाना में बदलाव आया था, साहित्य यानी कि लिटरेचर, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मोड़ा बदलाव आया था, और आदर का जो परंपरा था उसमें भी बहुत सारा बदलाव आ गया था, ठीक है। और क्या दिया है, घ नंबर, गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति आदर नहीं। देखिए, गायक यानी कि जो सिंगर होते थे, उनके उनका जो था, सिंगर जो थे, उनके मन में, ठीक है ना, संगतकारों के प्रति आदर नहीं था, यानी कि उनका जो दोस्त होते थे उनके प्रति उनका आदर नहीं था, दुश्मनी वाला भाव पैदा हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक है। देखिए, जो चश्मे वाले थे वो कैप्टन कहा जाता था उनको, ठीक है ना, जबकि वो सेनानी नहीं थे। यानी कि जो चश्मा बेचता था वो सेनानी तो नहीं था, लेकिन फिर भी आदमी उसको क्या कहता था, तो कैप्टन कहते थे। तो ऐसा क्यों। तो देखिए, सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वालों को कैप्टन कहते थे, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण हैं, तो इसके निम्नलिखित कारण थे लिखे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका कारण देख लेते हैं। पहला कारण क्या है, तो चश्मे वाला एक गरीब मरियल था जो चश्मा बेचता था। देखिए, चश्मा वाला जो था वो एक गरीब था, मरियल था, जो चश्मा बेचता था, ठीक है। खान नंबर में क्या लिखे हैं, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान करता था, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत प्रेम करते थे, बहुत उनसे प्रेम करते थे, उनका सम्मान करते थे, उनका इज्जत करते थे। चलिए ग में क्या लिखा है, वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। देखिए, वो जो था कौन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चश्मा वाला, ठीक है ना। तो वो चश्मा वाला क्या करता था, नेताजी का जो मूर्ति था सुभाष चंद्र बोस का, उनके मूर्ति पर चश्मा लगाता था, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, घ नंबर में देखिए, वह देश के प्रति अपनी देशभक्ति को अलग अलग तरीकों से दिखाता था, ठीक है। देखिए, जो नेताजी का चश्मा में जो चैप्टर है उसमें जो नेताजी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, यानी कि पान वाला, ठीक है ना, सॉरी पान वाला नहीं, चश्मे वाला, ठीक है ना। तो चश्मे वाला जो क्या क्या चाहता था, तो देखिए, बोल रहा है कि देशभक्ति को अलग अलग तरीकों से देखता था, ठीक है, चश्मा वाला जो था वो। चलिए 4 नंबर में क्या लिखा है, वह देश के वीर जवानों का सम्मान करता था, कौन, तो चश्मा वाला, ठीक है। इस प्रकार से देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। अब 8 नंबर, ठीक है, छाया मत छूना कविता में व्यक्ति के दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बोला है कि छाया मत छूना जो कविता है, इसमें व्यक्ति का क्या क्या कारण है जिससे वो व्यक्ति दुख होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा
पूछा गया है। चलिए फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता छाया मत छूना में व्यक्ति के दुख का कारण निम्नलिखित है। देखिए कविता जो छाया मत छूना कविता है उसमें व्यक्ति के दुखों का कारण निम्नलिखित है। क नंबर में क्या है? तो अतीत के सुखों को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ाना। देखिए अतीत का जो सुख है, ठीक है, यानी कि पुराना समय का जो सुख है उसको याद किया जाता है और वर्तमान समय का जो दुख है उसको बढ़ाया जाता है। यानी कि कभी अगर आप लोगों का पुराने समय में अब कभी आप दुखी हुए होंगे, ठीक है ना, अतीत के सुखों को याद करके वर्तमान के दुखों को बढ़ाना। मतलब कभी आप अगर सुख हुए होंगे पहले प्राचीन समय में, और अभी अगर आप उसको याद करेंगे और आप सोचेंगे अभी तभी हम मतलब प्राचीन समय में वो सुखी थे और अभी हम इतना दुख क्यों हैं, तो आपको और भी ज़्यादा दुख होगा। ठीक है। चलिए ख नंबर में क्या है? भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना। भौतिक सुख सुविधा मतलब जैसे हो गया आप लोगों को गाड़ी घोड़ा बंगला, ठीक है ना, उसके बाद मोबाइल, ये सब जो अगर आप ये सब सारा चीज़ के पीछे भागेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग परेशान हो जाएंगे। और कविता जो है छाया मत छूना कविता, इसमें यही बात बताया गया है कि हम लोग को भौतिक सुख सुविधा के पीछे नहीं भागना चाहिए, एसी कूलर पंखा वगैरह के पीछे। ठीक है, मतलब सुख सुविधा नहीं लेना चाहिए। फिर ग में क्या लिखा है? खोखले आदर्शों और कल्पनाओं में उलझना। देखिए खोखला आदर्श मतलब ऐसा आदर्श जिस जो खोखला हो, जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। और कल्पनाओं में उलझना, कल्पना मतलब सोच सोच करके, किसी के बारे में सोच सोच करके उसमें उलझा हुआ रहना। अगर आप ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी परेशान रहेंगे। चलिए आगे क्या है? वैभव सत्ता धन आदि के पीछे दौड़ना। ठीक है ना, ये आप लोगों का घ नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया है, घ नंबर होगा ये वाला। ठीक है, वैभव या तो सत्ता, सत्ता मतलब सरकार बनाना। ठीक है ना, अगर आप सरकार बनाने के पीछे भागेंगे तो आप दुखी होंगे, धन के पीछे भागेंगे फिर भी आप दुखी होंगे। ठीक है, फिर उचित अवसर पर लाभ न मिलना। अगर आपको उचित अवसर यानी कि ठीक समय पर अगर आपको लाभ नहीं मिलेगा फिर भी आप दुखी होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बचा हुआ है 9 और 10, तो 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? ठीक है, 18 और 22 में जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है मृग तृष्णा का मतलब है आंखों का भ्रम। ठीक है ना, आंखों का भ्रम मतलब आंख से जो चीज़ देख रहे हैं वो सच नहीं है। ठीक है, छाया मत छूना कविता में मृग तृष्णा का प्रयोग जीवन वैभव और धन दौलत पाने के लिए किया जाने वाला भ्रम के लिए किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो ये मृग तृष्णा है इसका उपयोग इस कविता में किस लिए किया गया है? तो जीवन वैभव और धन दौलत पाने के लिए किया जाने वाला भ्रम के लिए किया गया है। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति भ्रम करता है कि हमको बहुत ज़्यादा सुख सुविधा होगा, जीवन में बहुत ज़्यादा धन दौलत होगा, तो उसी में मृग तृष्णा के का प्रयोग किया गया है। अब अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना, अब क्वेश्चन नीचे है थोड़ा सा, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ये क्वेश्चन 16 और 22 में पूछा गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। माँ ने यह कहा माँ ने यह कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपने गुणों को बनाए रखे और शोषण से बच सके। ठीक है, माँ चाहती है कि उसकी बेटी मजबूत हो और भावी जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सके। देखिए माँ ऐसा क्यों कही होगी कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखना नहीं, ताकि लड़की जो है वो अपने गुण को बनाए रखे। ठीक है ना, और शोषण से बच सके। ठीक है, शोषण से बच सके मतलब लड़कियों का जो शोषण होता है उस समय का ये कहानी लिखा गया है, उस समय का ये कविता लिखा गया है कि लड़की का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है तो लड़की होना, लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना। साथ ही साथ माँ क्या चाहती है कि उसकी बेटी मजबूत हो और भावी जीवन यानी आने वाले जीवन के लिए जो कठिनाइयों का सामना है उसका आसानी से सामना, जो कठिनाइयों का जो दौर है उसका सामना आसानी से कर सके। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को दूसरा पार्ट बताए हैं वीडियो में, जिसमें हम 10 क्वेश्चन फिर से बताए हैं, और ये क्वेश्चन आज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो को अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो फटाक से दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए हम इसी प्रकार का वीडियो बना सकें।